हेलो गाइस, पिछले लगातार 2 लेक्चर में चार्ज की कुंडली खोलने के बाद आज हम कूलम्ब्स लॉ का गर्दा उड़ाने जा रहे हैं आपके अपने चैनल फिजिक्स टर्मिनल पर। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं कूलम्ब्स लॉ। देखो, तुम्हें मालूम है कि चार्ज 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तुम्हें यह भी मालूम है कि चार्ज जब सिमिलर चार्ज होते हैं, अगर चार्ज कैसे हो, सिमिलर चार्ज तो रिपेल करते हैं, और अगर अपोजिट चार्ज हो तो अट्रैक्ट करते हैं। अब रिपेल कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, एक फोर्स लग रहा है उनके बीच में, जिस फोर्स की वजह से दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अट्रैक्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है जिसकी वजह से वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब लोगों को ये तो मालूम था कि इनके बीच में फोर्स लग रहा है, लेकिन वो फोर्स लग कैसे रहा है, किस हिसाब से लग रहा है, क्या बिहेवियर है फोर्स का और क्या मैग्नीट्यूड है, ये मालूम नहीं था। तो ये बताया चार्ल्स अगस्टिन डी कूलॉम्ब ने सन 1785 में। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया 1785 में इन 1785 चार्ल्स अगस्टिन डी कूलॉम्ब, ये इनका पूरा नाम था। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने बताया कि जब कभी कोई दो चार्ज मान लेते हैं पॉजिटिव Q1 और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये Q1 चार्ज हो गया, ये Q2 चार्ज हो गया, आपस में एक दूसरे के करीब रखे हुए होंगे। कितने डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पर। तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल कर कैसे करेंगे? फोर्स लगेगा और वो फोर्स क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो ये फोर्स होगा कितना? तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड किया। वो इन्होंने बताया कि ये जो फोर्स होता है, लिख दो यहाँ पे कूलॉम्ब्स लॉ, कि ये जो फोर्स होता है, ये फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, कि इनके चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड है उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के। और तीसरी चीज़ इन्होंने एक और कही थी कि ये जो फोर्स लगता है, फोर्स का एक्ट करता है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द चार्जेस। इस फोर्स के बारे में, कौन सा फोर्स? जो फोर्स चार्जेस के बीच में लग रहा था, कैसा? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। तो इसके बारे में चार्ल्स अगस्टिन डी कूलॉम्ब ने सन 1785 में अपने एक्सपेरिमेंट के बाद ऑब्जर्वेशन दी थी कि ये जो फोर्स लगेगा ये इन दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और ये जो फोर्स लगेगा इन दोनों चार्जेस के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलग लगेगा। ठीक, इसका मतलब जैसे ये दो चार्ज हों, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, तो अब इसका सेंटर मान लेते हैं ये है और इसका सेंटर मान लेते हैं ये है। तो इन दो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलग ही फोर्स लगेगा। मतलब कि अगर ये दोनों चार्ज अट्रैक्ट होंगे और एक दूसरे की तरफ खींचेंगे तो इस तरीके से किस लाइन पे चलते हुए जाएंगे? ये जो उस लाइन पे चलते हुए जाएंगे जो लाइन इनके सेंटर को ज्वाइन करेगी। फिर से ये जो चार्ज खींचेंगे एक दूसरे की तरफ, किस लाइन पर ये खींचेंगे इस तरीके से, तो किस लाइन पर चलते हुए जाएंगे? ये दोनों चार्जेस उस लाइन पर चलते हुए जाएंगे जो लाइन इन दोनों चार्जेस के सेंटर को ऐसे करके जोड़ती होगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि ऐसे गए फिर ऐसे आए फिर ऐसे गए, ऐसे करके आ गए, या ऐसे करके आ गए, या यहाँ से उड़े और ऐसे करके आ गए, ये उड़ा ऐसे करके आ गया, ये ऐसे करके गया। ऐसे नहीं होगा, ऐसे जाएंगे या ऐसे जाएंगे या ऐसे जाएंगे, लेकिन जाएंगे उसी लाइन पर जो लाइन इन दोनों चार्जेस के सेंटर को जोड़ती होगी। ठीक है, तो ये चार्ल्स अगस्टिन डी कूलॉम्ब ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था। तो यहाँ से देखो, अगर हम फर्स्ट और सेकंड रिलेशन को कंबाइन कर लें फर्स्ट और सेकंड को, तो देखो ये क्या बनेगा? F इज इक्वल टू Q1 तो देखो अगर हम फर्स्ट रिलेशन और सेकंड रिलेशन को कंबाइन कर लें तो क्या बनेगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर। ठीक, अब तुम क्या करोगे, यहाँ पे मैं ये मिटाता हूँ, तुम वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो अब अगर हम प्रोपोर्शनलिटी, ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटा दें तो ये हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और एक्सपेरिमेंटली के की, अब देखो एफ, देखो फोर्स क्या आ गया, फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के कांस्टेंट है जो कि होता है ऐसे, इसे जो कि होता है ये 1/4πε0। ठीक है, इस के में ये 4π को इंट्रोड्यूस किया है हमने, इसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ 4π। जो हमने 4π को इंट्रोड्यूस किया है इसे हम बोलते हैं रैशनलाइजिंग द कांस्टेंट ऑफ परमिटिविटी, कांस्टेंट ऑफ परमिटिविटी। ठीक, और ये जो ये है एप्सिलॉन, ये क्या है, परमिटिविटी है। एप्सिलॉन क्या है, ये परमिटिविटी है। जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻11 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो होती है फ्री स्पेस में परमिटिविटी, और ये है फ्री स्पेस में। तो फ्री स्पेस में ये परमिटिविटी होती है जिसकी वैल्यू होती है फ्री स्पेस में। ये जो वैल्यू आई है ये फ्री स्पेस में आई है इसकी परमिटिविटी की। ठीक है, परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी का मतलब होता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने पर कोई सा मीडियम के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो इस चीज़ को हम मेज़र करते हैं, और वो मेज़र किसके ज़रिए करते हैं, वो करते हैं मेज़र परमिटिविटी के ज़रिए। तो यहाँ से हम ऐसा कह सकते हैं किसी मटेरियल के ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको हम मेज़र करते हैं, इस चीज़ को हम मेज़र करते हैं, और जिस चीज़ के ज़रिए हम इसे मेज़र करते हैं उसे हम कहते हैं परमिटिविटी। ठीक है, तो ये परमिटिविटी होता है, हर मटेरियल की अपनी अलग अलग परमिटिविटी होती है। ये जो परमिटिविटी है ये है फ्री स्पेस की। क्लियर थी चीज़। और ये जो फोर्स आया है इसको हम बोलते हैं कूलम्बियन फोर्स, कूलम्बियन फोर्स बोलते हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स भी कहते हैं। ठीक, क्लियर हुआ तुम्हें इतनी चीज़। अब ये पूरा ये को 1/4πε0 है, इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, यानी के की वैल्यू क्या होगी, के इज इक्वल टू 1/4πε0, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये जो है ये सिर्फ ε0 की वैल्यू है, यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम कह लो, फ्री स्पेस कह लो, कुछ भी कह सकते हो दोनों में से, इसकी परमिटिविटी है ये। और ये जो है ये पूरा इसकी वैल्यू है। ठीक है, क्लियर थी चीज़, नोट कर लो इसे। तो यहाँ से देखो F के बारे में, यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स के बारे में, F बस E, एक चीज़ क्लियर हो रही है। 1/4 क्या, पहले लिख लेते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स का फार्मूला हो गया। अब यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही है, ये कांस्टेंट है, तो जो फोर्स होगा ये Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि दोनों चार्जेस के जितना ज़्यादा प्रोडक्ट होगा
यानी कि Q1 और Q2 का जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स होगा इनके बीच में, और जितनी ज़्यादा दूरी पर रखे हुए होंगे ये उतना ही कम फोर्स होता चला जाएगा। इसे ऐसे समझो इसे कि क्लास में तुम और तुम्हारी बंदी, जितना ज़्यादा तुम लोग खूबसूरत होगे उतना ही ज़्यादा तुम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स होंगी नहीं होंगी। वैसे यहाँ भी कि जितना ज़्यादा चार्ज उतना ही ज़्यादा फोर्स, तो तुम दोनों का एक दूसरे के लिए इतना ज़्यादा फीलिंग्स होंगी, इतने ज़्यादा फोर्स होगा एक दूसरे के लिए तुम्हारे दिलों में कि टीचर तुम्हें कितने जलील करते रहे, तुम्हें तो दोस्त कितना समझाते रहे, लेकिन तुम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे, नहीं मानोगे। क्लियर हो? इतनी बात समझ में आ रही है। लेकिन तुम्हारे बीच में कितना भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो, अगर हम तुम्हें एक दूसरे से दूर कर दें, मतलब एक को तुम पहुंच जाओ किसी और स्कूल में और किसी और शहर में पढ़ने के लिए, मान लो तुम पहुंच जाओ बेंगलोर पढ़ने के लिए और वो रह जाए दिल्ली में ही, ठीक है, तो अब क्या हो गया, बहुत दूरी आ गई तुम दोनों के बीच में। तो कि बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स था, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी, लेकिन दूर होने पर धीरे धीरे क्या होगा, ये फीलिंग्स एक दूसरे के लिए ख़त्म ही होती चली जाती हैं। क्योंकि कहा गया है कि आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ माइंड। जो चीज़ हमारी नज़रों से दूर होती है भाई हमारे मन से भी, दिमाग से भी दूर हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर ही होती है कि तुम दोनों बहुत ज़्यादा ही अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक, तो तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा फोर्स, कि कितना ही कोई समझाए नहीं मान रहे हो, लेकिन जैसे ही दूरी पर गए ये फीलिंग्स, ये फोर्स अपने आप ख़त्म हो गया। वैसे यहाँ भी है कि जितने ज़्यादा चार्जेस का प्रोडक्ट होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स होगा, यानी जितने ज़्यादा चार्जेस का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। लेकिन जितने ज़्यादा जितनी ज़्यादा दूरी पर रखे हुए होंगे ये, जितनी ज़्यादा दूरी पर रखे हुए होंगे उतना ही कम होता चला जाएगा ये, ठीक है। यानी ज़्यादा दूरी पर रखे हुए हैं तो फोर्स कम होगा, और कम दूरी पर रखे हुए हैं तो फोर्स ज़्यादा होगा। ज़्यादा मैग्नीट्यूड है चार्जेस का तो इसका मतलब फोर्स ज़्यादा होगा उनके बीच में, कम मैग्नीट्यूड है चार्जेस का तो उसके बीच में फोर्स उनके बीच में कम होगा, ठीक है। क्लियर हुई इतनी बात? चलिए अब देखो, अब हम करने जा रहे हैं डिस्कशन, या ऐसे कह लो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कूलम्स लॉ। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ कूलम। मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि सीबीएसई बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, हर बोर्ड में ये चीज़ें ज़रूर पूछी जाती हैं कि कूलम की डेफिनेशन दो, बोल्ट की डेफिनेशन दो, तुम ओम की डेफिनेशन दो। तो अब तुम डेफिनेशन कैसे दोगे? यहाँ पे देखो फोर्स क्या है, मैंने दूसरी चीज़ एक बार और एक चीज़ और बताई थी वहाँ पर कि करंट की टर्म में देना मत, तुम दोगे डेफिनेशन फोर्स की टर्म में। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये है, मान लेते हैं अगर यहाँ पे Q1 इज इक्वल टू Q2 इक्वल टू 1 हो जाए 1 कूलम और R हो जाए 1 मीटर, तो यहाँ पर फोर्स कितना आ जाएगा? 1 इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 रहेगा। और ये क्या है, इसकी वैल्यू पूरी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। इससे 1 की मल्टीप्लाई तो कितना आएगा? 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। तो यहाँ से कूलम की डेफिनेशन देखो क्या निकलेगी, यहाँ से कूलम की डेफिनेशन निकलेगी 1 कूलम इज दैट चार्ज विच when placed at a distance of 1 meter apart from similar charge repels it with a फोर्स ऑफ 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन, ठीक है।
बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, चाहे CBSE हो, ISC हो या UP बोर्ड हो, सब में ये चीज़ें पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसे, कॉपी में भी मार्क कर लेना। देखो दोनों चार्जेस, ये जो चार्ज हैं दोनों Q1 और Q2, अगर ये एयर में रखे हुए हों, किस में, एयर में या वैक्यूम में, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है, एयर में हो या वैक्यूम में हो, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, कोलम्बियन फोर्स, वो इस तरीके से दिया जाता है। लेकिन अगर ये एयर की बजाय किसी और मीडियम में रखे हुए हों, जैसे मान लो कि पानी में रख दी है, या हमने इन्हें कैरोसिन ऑयल में रख दी है, मतलब मिट्टी का तेल हमने यह रख दिया इन्हें, या फिर डीजल में रख दिया, टारपिंग के तेल में रख दिया, रेत के अंदर रख दिया इन्हें, तब देखो ये फिर यह वाला फार्मूला थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। फिर ये हो जाएगा Fm इज इक्वल टू 1/F/m इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। देखो F/b, ये जो b है ये बता रहा है कि फोर्स वैक्यूम, ये जो चार्जेस हैं ये वैक्यूम में रखे हुए हैं या फ्री स्पेस में रखे हुए हैं, और ये जो m ये बता रहा है कि फोर्स किस में रखे हुए हैं, मीडियम में है। तो F मीडियम, फोर्स इन वैक्यूम इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। जहाँ देखो यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है, ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक, किसी मीडियम की परमिटिविटी है। परमिटिविटी का मतलब होता है कि किसी भी मीडियम को जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मीडियम के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो इस चीज़ को ही हम परमिटिविटी के जरिए दिखाते हैं। अब परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का मतलब क्या होता है कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम पे अप्लाई करा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फ्री स्पेस पे अप्लाई किया, तो वो फ्री स्पेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसको हम मेजर करेंगे, तो इसे हम बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। तो ये तो होगी परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और ये जो है परमिटिविटी किसकी है, ये वैक्यूम की है, फ्री स्पेस की है। और इन केस ऑफ एयर के केस में क्या होगा, देखो ये जो है एप्सिलॉन, ये है मीडियम की परमिटिविटी, ये एप्सिलॉन नॉट है, ये है फ्री स्पेस या वैक्यूम की परमिटिविटी। एयर के केस में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हो जाता है एप्सिलॉन नॉट का मतलब बराबर, थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा होता है किससे, ये वैक्यूम के मुकाबले, लेकिन इतना कम होता है कि उसे हम लगभग बराबर मानते हैं। जबकि दूसरे मटेरियल के लिए वाइल फॉर अदर मटेरियल्स दूसरे मटेरियल्स के लिए क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर को हम क्या करते हैं, ऐसे एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के जरिए दिखा देते हैं। ठीक है, क्लियर हो रही है तुम्हें, इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं। और एप्सिलॉन आर क्या होता है, ये होता है के बराबर, तो यहाँ से हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू के। ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है, कि ये परमिटिविटी होगी मीडियम की, ये परमिटिविटी होगी फ्री स्पेस की, और इस दोनों के रेशियो को ही हमने क्या कह दिया, रिलेटिव परमिटिविटी, कि हमने के जरिए शो कर दिया। और के क्या, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है। क्लियर इतनी चीज़ समझ में आ रही है। चलो फिर इतना लिखो। देखो एक काम करो, इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसे मान लो तुम इक्वेशन सेकंड, डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, एफ बी अपॉन एफ एम, ये तो पूरा डिवाइड हो गया। अपॉन में क्या आ जाएगा तुम्हारा, अपॉन में आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/4 एप्सिलॉन, क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये इस तरीके से 1/4 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/4 एप्सिलॉन, तो ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा 4 एप्सिलॉन, 4 से 4 कैंसिल, तो एफ एम हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, क्लियर थी चीज़। सॉरी, ये होगा एफ बी अपॉन एफ एम। क्लियर इतनी चीज़। और ये हो जाएगा किसके बराबर,
के बराबर। तो यहाँ से तुम्हारे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक डेफिनेशन और भी मिल जाती है फोर्स की टर्म में। रेशियो ऑफ द फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस प्लेस्ड इन मीडियम इज नोन एज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, एक डेफिनेशन यहाँ से तुम्हें यह भी मिल गई। क्लियर थी चीज़, नोट कर लो जरा इसे। यहाँ से देखो क्या है, एफ बी अपॉन एफ एम इज इक्वल टू के है। यहाँ से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एफ बी अपॉन के इज इक्वल टू एफ बेस। यहाँ से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किन्हीं दो चार्जेस को अगर हम किसी मटेरियल मीडियम में डाल दें तो उनके बीच में फोर्स घट जाएगा। कितना घट जाएगा? के टाइम्स फोर्स घट जाएगा। और किसके मुकाबले घटेगा? जो फोर्स उन दो चार्जेस के बीच में लगेगा वैक्यूम में। कोई दो चार्जेस हैं उनके बीच में जो वैक्यूम में फोर्स लग रहा है उसके मुकाबले के टाइम्स फोर्स घट जाएगा। और उन्हीं दो सेम चार्जेस को हम किसी मीडियम में डाल दें जिसका कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो के। जैसे अगर इन दो चार्जेस के बीच में फोर्स वैक्यूम है, जैसे मान लो कोई दो ही चार्जेस हैं, इनके बीच में वैक्यूम में जो फोर्स लग रहा है 9 न्यूटन का लग रहा है। और हमने क्या कर दिया, इन्हें किसी मटेरियल में, इन दो चार्जेस को हमने क्या कर दिया, किसी मटेरियल मीडियम में डाल दिया अब। ठीक है, जिसका कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी के की वैल्यू है 3। तो मीडियम में अब इस मटेरियल मीडियम में डालने के बाद इनके बीच में जो फोर्स होगा वो हो जाएगा 9/3 यानी इतना गुना फोर्स इसके बीच में कम हो गया। ठीक, क्लियर थी चीज़? लिख लो ज़रा इसे। लिख लिया? चलिए कुछ और करते हैं। देखो ये कोई दो चार्जेस हैं वैक्यूम में रखे हुए हैं, r डिस्टेंस की दूरी पर वैक्यूम में रखे हुए हैं। इनके बीच में फोर्स लग रहा है। फोर्स इन वैक्यूम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हमने इन दो सेम चार्जेस को किसी ऐसे मटेरियल मीडियम में डाल दिया जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। ठीक है, ये हमने डाल दिया ऐसे मटेरियल मीडियम में जिनका कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, ये K है, Q1 और Q2। ठीक है, लेकिन डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट में डालने के बावजूद भी इनके बीच में फोर्स कितना आ रहा है, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम। जो फोर्स वैक्यूम में लग रहा था वही फोर्स मीडियम में भी लग रहा है। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है इसमें डिस्टेंस में कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा। वो डिस्टेंस में कितना चेंज हुआ होगा, मान लेते हैं वो डिस्टेंस हो गई, अब न्यू डिस्टेंस r डैश हो गई। ठीक, तो ये न्यू डिस्टेंस r डैश होगी क्या, कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। देखो फोर्स इन वैक्यूम इज इक्वल टू फोर्स इन मीडियम है, तो ये कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R डैश स्क्वायर। ये हो गया। तो देखो Q1 Q2 से ये कैंसिल आउट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, बचा 1/R स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के R डैश स्क्वायर। तो ये हो जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू R डैश स्क्वायर के, तो कितना हो जाएगा R इज इक्वल टू R डैश अंडर रूट के, या R डैश इज इक्वल टू RY रूट के। ठीक, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस है अगर किसी ऐसे मटेरियल मीडियम में डाल दिया है जहाँ पर फोर्स सेम है, किसके सेम, कैसा सेम है, जो वैक्यूम है वही फोर्स इस मीडियम में भी है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस घट जाएगी। और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R डैश इज इक्वल टू R अंडर रूट के। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये तुम्हारे जेईई मेंस के एग्ज़ाम में, ये सारे पॉइंट्स जो बता रहा हूँ तुम्हें मैं, ये जेईई मेंस एडवांस नीट के एग्ज़ाम में सारे के सारे पॉइंट तुम्हारे हेल्पफुल रहेंगे, काम रहेंगे। तो मैंने याद रखोगे तो तुरंत सवाल कर लोगे चुटकियों में ही, इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें नोट करते चले जाओ और ऐसे जहन में बैठा लो जैसे कि तुमने किसी का नंबर और किसी का चेहरा अपने
जहन में, अपने दिलों में, अपने ख्याल में बिठा रखा है। उठते बैठते जागते सोते समय हर समय बस वही एक चेहरा याद रहता है। वैसे तुम्हें भी हर समय ये चीज़ें याद रहनी चाहिए, जिससे तुम्हारा जेईई मेंस या जेईई मेंस नीट एडवांस वगैरह सब आसानी से क्लियर हो सके। ठीक है, नोट करो जरा इसे। देखो, फोर्स इन सम केसेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अब जो ये पॉइंट मैं कराने जा रहा हूँ तुम्हारे एडवांस के पर्सपेक्टिव में देखा जाए, जेईई एडवांस के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन सम सिचुएशन, ये जो मैं कराने जा रहा हूँ ना, ये तुम्हारे जेईई एडवांस में बहुत हेल्प करेगा। उसके पर्सपेक्टिव में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे पहला केस है वैक्यूम का। अगर चार्जेस वैक्यूम में रखे हुए हैं, अगर कोई ये दो चार्जेस किसी वैक्यूम में रखे हुए हैं, किस में रखे हुए हैं ये दो चार्जेस रखे हुए हैं किसी वैक्यूम में, ठीक, कितनी डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा, फोर्स कितना होगा, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। लिख लो। यही दो चार्जेस सेम डिस्टेंस पर, सिचुएशन कौन सी है, ये दूसरी सिचुएशन है। अब अगर हम क्या करते हैं, इन दो चार्जेस के बीच में, ये जो चार्ज हैं Q1 Q2, इन दो चार्जेस के बीच में अगर हम कोई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दें, क्या चीज़, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल कर दें। जैसे मान लो हमने पेपर भर दिया इन दो चार्जेस के बीच में, जो कॉपी का पेज होता है तुम्हारा, अखबार का पेपर, ये ठीक है, ये हमने भर दिया कोई गत्ता, इनके बीच में हमने भर दिया माइका, हमने भर दिया इनके बीच में लकड़ी, वुड, ये पूरी तरीके से फिल कर दिया हमने इनके बीच में। इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, और ये कैसे भरा हुआ है, पूरी तरीके से भरा हुआ है। तो फोर्स हो जाएगा, फोर्स होगा यहाँ पर 1/4πε0 Q1 Q2/kr²। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है। तो फोर्स हो जाएगा यहाँ पर 1/4πε0 K Q1 Q2/r²। ठीक है, नोट करो जरा ऐसे, इतना कर लिया नोट। चलिए, अब है हमारी तीसरी सिचुएशन। तीसरी सिचुएशन क्या है, देखो, कोई ये दो चार्जेस हैं Q1 Q2, इनके बीच में डिस्टेंस है ये कितनी, इनके बीच में जो ये डिस्टेंस है ये है r, ठीक है। अब हमने इनके बीच में एक भर दिया है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वही अगेन पेपर हो सकता है, माइका हो सकता है, वुड लकड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हमने ये भर दिया इनके बीच में इस तरीके से कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है, और जो इसकी विड्थ है, चौड़ाई है, वो कितनी है, T, कितनी है, T है। तो इसके बीच में फोर्स कितना होगा, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r माइनस का T प्लस T√K²। ठीक, ये हो जाएगा। कर लो ऐसे नोट जरा। क्या है, दो चार्जेस हैं, डिस्टेंस इनके बीच में r है। अब हमने कोई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अब हमने इसके बीच में कोई मटेरियल भर दिया जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, और इसकी विड्थ है T। तो इसके बीच में जो फोर्स हो जाएगा, फिर फोर्स इन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा F = 1/4πε0 Q1 Q2/r माइनस का T प्लस T√K²।
ये चार्जेस हैं Q1 Q2, आखिरी कंडीशन Q1 Q2, इनके बीच में डिस्टेंस है कितनी, इनके बीच में डिस्टेंस पूरी है R। अब हमने क्या किया है यहाँ पर अब हमने क्या किया, इनके बीच में कोई दो मटेरियल भर दिए, ठीक है, इनके बीच में हमने कोई दो मटेरियल भर दिए इस तरीके से कि इसकी विड्थ है T1, इसकी विड्थ है T2, ठीक। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 और इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2, ठीक है। देखो इसमें और इसमें फ़र्क है, इसमें सिर्फ एक मटेरियल भरा था, हमने इसमें भरे हैं दो मटेरियल, ये दो मटेरियल हैं अलग अलग। ये पेपर है, ये माइक का है, ये वुड है, ये माइक का है, ये माइक, ये पेपर है, ये वुड है, ऐसे हमने कोई अलग अलग मटेरियल भरे हैं इस तरीके से कि इसका जो विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है वो है T1, इसकी है चौड़ाई T2, इसके जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। और यहाँ पे क्या था, सिर्फ एक ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, साथ में ये पूरी तरीके से फिल भी नहीं कर रहा था, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस को पूरी तरीके से फिल नहीं कर रहा था, ये पूरी तरीके से स्पेस को फिल भी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन अलग हो गई। तो यहाँ पर जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ब्रैकेट T1 रूट K1 प्लस T2 रूट K2 का होल स्क्वायर, ठीक। ये फोर्स इन दोनों के बीच में हो जाएगा। क्लियर, नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तुम्हारे एग्ज़ाम के, कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिहाज से, मेंस हो, नीट हो या एडवांस हो। नोट करो जरा, इन्हें कर लिया नोट। चलिए अब हम करते हैं कुछ और पॉइंट्स। देखो, रेंज ऑफ कूलोम्बियन फोर्स, कूलोम्बियन फोर्स की रेंज बहुत इनॉर्मस रेंज होती है, बहुत बड़ी रेंज होती है। 10⁻⁻15 मीटर से लेके 10⁻18 मीटर तक की रेंज में ये एक्ट करते हैं। मतलब कोई दो चार्जेस अगर इतने करीब भी रखे हुए हैं कि 10⁻15 मीटर की डिस्टेंस पर भी रखे हुए हैं तब भी ये फोर्स लगेगा, और अगर इतनी दूर रखे हुए हैं कि 10⁻18 मीटर उनके बीच में डिस्टेंस है तब भी ये फोर्स लगेगा। मतलब एक पार्टिकल तुम्हारा यहाँ रखा हुआ है अर्थ पर और एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है तुम्हारा मून, मरकरी वगैरह पर, तब भी ये फोर्स वहाँ पे एक्ट, तब भी उन दोनों के बीच में ये फोर्स एक्ट करेगा, ठीक। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और समझो कि जो कूलोम्बियन फोर्स है ये म्यूचुअल इंट्रैक्शन फोर्स है। कैसा? म्यूचुअल इंट्रैक्शन फोर्स। जैसे ये लगा रहा है इस पे फोर्स, अगर मान लेते हैं ये फोर्स ऑफ रिपल्सन है तो ये लगा रहा है फोर्स इस पर इस तरफ को, तो ये लगाएगा सेम उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन इस तरफ को। तो ये आपस में कैसे हैं? म्यूचुअल इंट्रैक्शन फोर्स है, आपस में एक दूसरे पे इंट्रैक्ट करते हुए फोर्स लगते हैं ये, ठीक है। दे फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या बनाते हैं ये? एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं। एक्शन रिएक्शन पेयर। दूसरी चीज़, ये कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है कि इन दो चार्जेस के बीच में, मान लेते हैं ये चार्ज है एक, ये चार्ज एक ही चार्ज है, तो इन दो चार्जेस के बीच में जो ये फोर्स लग रहा है तो उस लाइन का अलग लगेगा जो लाइन इन दोनों चार्जेस के सेंटर को जोड़ती होगी, ठीक है। मान लेते हैं इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर है ये, तो ये जो फोर्स लगेगा इन्हीं सेंटर को जोड़ने वाली लाइन का अलग लगेगा। मतलब कि अगर ये दोनों चार्जेस आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो अट्रैक्ट होंगे और चलेंगे इस तरीके। और किस लाइन पर चलेंगे? उस लाइन पर चलेंगे जो लाइन इन दोनों के सेंटर को जोड़ती होगी। अगर ये फोर्स रिपल्सिव फोर्स है तो ये ऐसे करके रिपेल होंगे, यानी कि एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो दूर जाएंगे कौन सी लाइन पर चलेंगे? उस लाइन पर चलेंगे जो लाइन इन दोनों के सेंटर को जोड़ती होगी। समझ में आ रहा है तुम्हें ये चीज़? तो ये क्या होता है?
ये सेंट्रल फोर्स होता है, कंजर्वेटिव होता है, कूलोम्बियन फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है, ऐसे फोर्सेस जिनके इफेक्ट में कोई वर्क अगर होता हो तो वो वर्क पाथ इंडिपेंडेंट हो, यानी इन फोर्सेस के इफेक्ट में होने वाला वर्क पाथ इंडिपेंडेंट हो, तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, क्लियर इतनी बात समझ में आई। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है ये। तुम कोई चीज़ ऐसे करके, कोई चीज़ तुम्हारे डायरेक्ट नीचे ऐसे करके आए, कोई चीज़ ऐसे करके नीचे आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो वर्क डन होगा वर्क डन सेम ही रहेगा, चाहे ऐसे करके आए चाहे ऐसे करके आए कोई चीज़, तो वर्क डन जो होगा वर्क डन सेम रहेगा। लेकिन जैसे फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसमें जो वर्क डन होता है वो पाथ पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो ये तुम्हारे क्या है, कोई ऊबड़ खाबड़ सरफेस है, ठीक, और ये है एक स्मूथ सरफेस। अब अगर तुम कोई हैवी ट्रंक खींच रहे हो, हैवी बॉक्स खींच रहे हो, तो देखो इस सरफेस पर तुम्हें खींचते हुए ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगी। स्मूथ सरफेस है ये। अब तुम अगर इस पर खींचोगे किसी बॉक्स को, हैवी बॉक्स को, संदूक को, ट्रंक को, तब क्या होगा तुम्हारा, ये आसानी से खींचेगा। तो क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ जो वर्क है इन दोनों केसेस में, ये वर्क जो है डिपेंड करता है किस पे, पाथ पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कंजर्वेटिव नहीं होगा, लेकिन ये जो बताया मैंने ये कंजर्वेटिव ही रहता है कि इन फोर्सेस के इफेक्ट में जो वर्क होता है वो वर्क पाथ इंडिपेंडेंट होता है। पाथ कैसा भी हो, रास्ता कैसा भी हो, उन्हें कोई मतलब नहीं रहेगा, वर्क सेम रहेगा। ठीक है, समझ में आई इतनी चीज़? लिखो जरा इसे इतना। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लो, जैसे ये दो चार्जेस हैं, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, Q1 और Q2। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो लगता रहेगा, भले से उतना ही फोर्स लगता रहेगा, भले से इनके बीच में, इनके पास तुमने क्या कर दी हो, 1 करोड़ 10 करोड़ 1 अरब 10 अरब चार्ज भी रख दी हो इनके पास में, तब भी इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स सेम रहेगा। ठीक है, यानी कि फोर्स जो होता है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। तुम इनके बीच में कितने भी चार्जेस रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा था वो लगता रहेगा एज इट इज़, जैसे कि इनके बीच में कोई और चार्ज रखे हुए ही नहीं थे, इनके बीच में फोर्स ऐसे ही लगता रहेगा। ठीक है, इनके बीच में जो फोर्स है वो इनके इस चार्ज की मौजूदगी से इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, फोर्स लगता ही रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, समझ में आ रही है तुम इतनी बात? हाँ, अगर फोर्स जो डिपेंड करता है यहाँ पर वो मीडियम पर डिपेंड करता है कि मीडियम कैसा है, वो मैं पीछे करा चुका हूँ तुम्हें अभी। मीडियम डिपेंड, जैसे ही मीडियम चेंज होगा वैसे ही फोर्स बदल जाएगा। लेकिन चार्ज इनके यहाँ पास में कितने ही चार्ज रख दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फोर्स इनके बीच में सेम उतना ही लगता रहेगा। ठीक, क्लियर थी चीज़? दूसरी चीज़, कूलॉम का ये जो नियम है, कूलॉम का ये जो लॉ है, कूलॉम्स लॉ इज़ वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है ये। पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? ऐसे चार्जेस कि जिनकी डायमेंशन उनके बीच में डिस्टेंस से बहुत कम है। जैसे ये कोई दो चार्जेस रखे हुए हैं, एक ये है एक ये है, अब इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है ये इनकी डायमेंशन से बहुत 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 ज़्यादा है। तो क्या होगा ऐसे केसेस में, ये दोनों चार्जेस कैसे लगेंगे? पॉइंट की जैसे लगेंगे, एक छोटे से पॉइंट की जैसे लगेंगे। तो इसलिए इनको हम बोलते हैं पॉइंट चार्जेस। जैसे कि आसमान में हमें दिखते हैं स्टार्स बहुत बहुत बड़े होते हैं,
इतने इतने बड़े होते हैं कि स्टार्स ऐसे भी पाए जाते हैं, कुछ स्टार के एक स्टार 600 करोड़ गुना बड़ा होता है सूरज से, यानी एक स्टार के अंदर 600 करोड़ सूरज फिट हो जाएंगे। हर एक सूरज के अंदर 13 लाख पृथ्वी फिट हो सकती हैं। तो सोच लो कितने बड़े स्टार हो गए। लेकिन फिर भी हमें अर्थ से ऐसे लगता है कि स्टार, ऐसा लगता है कि वो स्टार हम तोड़ के अपनी जेब में रख लेंगे, और फिर हम इसी गलत फहमी में शिकार होकर वादा कर बैठते हैं कि तेरे लिए तो मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा। अरे बेवकूफ़, जाकर पहले ये लेक्चर तो देख, क्या लग रहा है तुझे, तेरी बस की बात है? कितने बड़े हैं कि एक स्टार के अंदर 600 करोड़ सूरज फिट हो सकते हैं, ऐसे स्टार भी हैं। और हमारे सूरज के अंदर, हमारे सन के अंदर 13 लाख पृथ्वी फिट हो सकती हैं। इतना बड़ा सूरज है पृथ्वी से। तो कहाँ स्टार, कहाँ सन, कहाँ अर्थ, और कहाँ फिर तू छोटा मोटा कीड़ा। तो तू क्या वादा कर बैठता है कि तेरे लिए तो मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा? पॉसिबल है? बस की बात नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम वादा करने से पहले ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखना। और तुम भी, हाँ दीदी, कोई तुमसे ऐसा कोई वादा करे तो उसकी बातों में मत आ जाना, मेरा लेक्चर तुरंत खोल के दिखा देना, कहना लाओ अब तोड़ के लाओ। लेकिन ये स्टार होते हैं हमसे दूर इतने होते हैं कि हमें बिल्कुल छोटे से पॉइंट की जैसे लगते हैं। ऐसा लगता है कि हम इन्हें तोड़ के अपनी जेब में रख लेंगे। लगता है नहीं लगता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि अगर दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है इतनी ज़्यादा हो कि उनकी डायमेंशन से बहुत ज़्यादा हो, तो फिर वो चार्ज कैसे लगेंगे? पॉइंट चार्ज लगेंगे। तो ऐसे ही चार्ज को हम पॉइंट चार्ज बोलते हैं। और कूलम्स लॉ जो वैलिड है वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है। दूसरी चीज़, ये जो लॉ है कूलम्स लॉ वैलिड है किसके लिए? सिर्फ चार्ज एट रेस्ट। अगर कोई दो चार्जेस रेस्ट पे हैं तभी उन पर ये कूलम्स लॉ लगेगा। दोनों मोशन में, अगर दोनों चार्जेस मोशन में आ जाएं तब फिर उन पर उन पर कूलम्स लॉ नहीं लगेगा। हाँ, अगर दोनों रेस्ट पे हैं या सिर्फ एक रेस्ट पे है तब कूलम्स लॉ लग जाएगा। क्लियर इतनी चीज़ समझ में आई तुम्हें? इसे नोट कर लो। मैं हट जाता हूँ सामने से। चलो अब इसे नोट कर लो। देखो ये जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं ये कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल है। चाहे एग्ज़ाम तुम्हारा नीट का हो, चाहे मेंस का हो, चाहे एडवांस का हो, इसके लिए बहुत ही क्रूशियल है। चलो फिर इसे नोट करो। कर लिया नोट? चलिए फिर। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये जो है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे तुम्हारा लिख लो, यहाँ पे मार्क्स बना लेना इस तरीके से। सीबीएसई बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, तो वो तुमसे इसमें क्या पूछते हैं वो बता दूं मैं तुम्हें। वो सिर्फ ये पूछते हैं राइट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। मतलब कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखवाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये एक नंबर के सवाल में आ जाता है कभी कभार, एक नंबर के सवाल में या 2 नंबर के जो वेरी शॉर्ट करके होते हैं या शॉर्ट करके होते हैं उसमें ये सवाल पूछ लेते हैं राइट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक, तो ये बोर्ड को ऐसा हो, सीबीएसई हो, आईएससी हो, यूपी बोर्ड हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। करते हैं चलो इससे ज़रा केस पहला लेते हैं, जब Q1 Q2 दोनों का प्रोडक्ट 0 से ज़्यादा हो, यानी कि दोनों ही चार्जेस कैसे हों? चार्जेस या तो हों दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस या हों दोनों ही नेगेटिव चार्जेस, तभी इनका प्रोडक्ट 0 से ज़्यादा आएगा, और अदरवाइज नहीं आएगा 0 से ज़्यादा। तो ये कोई दो चार्जेस हैं, इनके बीच में डिस्टेंस है r, यह है Q1, यह है Q2। देखो मैंने ये लिख दिया है Q1 Q2 का प्रोडक्ट 0 से ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे यह नहीं लिखूँगा कि पॉजिटिव चार्जेस हैं या नेगेटिव चार्जेस हैं। इसको लिखने का अब कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता है, क्योंकि नेगेटिव होंगे तब भी 0 से ज़्यादा आएगा, पॉजिटिव होंगे तब भी 0 से ज़्यादा आएगा इनके प्रोडक्ट। नेगेटिव होंगे तब भी रिपेल करेंगे, पॉजिटिव होंगे तब भी रिपेल करेंगे, तो अब कोई फ़र्क नहीं रह जाता है। अब समझ में आई इतनी चीज़? तो अब इसको समझने के लिए, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म समझने के लिए कुछ टर्म्स होते हैं वो लिखना ज़रूरी है, जैसे कि वेक्टर F12
इस चार्ज पर ये चार्ज एक फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से ये इधर को जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है। तो जो इस पर फोर्स लग रहा है उससे हम दिखाएंगे इस तरीके से, वेक्टर F12 फोर्स ऑन वन ड्यू टू Q। मतलब जो पहले लिखा हुआ है उस पर फोर्स लगेगा, किसकी वजह से लगेगा, जो बाद में लिखा हुआ है F12 लिखा हुआ है, इसका मतलब फोर्स ऑन वन, पहले वन लिखा हुआ है तो वन पर फोर्स किसकी वजह से, बाद में क्या लिखा हुआ है 2, तो इस पर फोर्स इसकी वजह से F21 वेक्टर F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इस पर फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, इसकी वजह से, ये इधर को जाएगा। ठीक, क्लियर इतनी चीज़ समझ में आ रही है। अब यहाँ से जब हम चलना शुरू करेंगे, तो जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है हमारा Q2 जिस तरफ जा रहा है उस तरफ डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये है कहाँ से चलना, हमने कहाँ शुरू किया है, इसकी तरफ से चलना शुरू किया है, किसकी तरफ से, Q1 की तरफ से चलना शुरू किया है। तो इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। यूनिट वेक्टर ये क्या हो जाएगा, R12 यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टुवार्ड्स Q2। तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है Q1 की तरफ से Q2 की डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ से इस डायरेक्शन में जो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यूनिट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वो ये R12 हो जाएगा। और R21 कितना होगा, यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q2 टुवार्ड्स Q1, Q2 से Q1 की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ये हो जाएगा R21। क्लियर थी चीज़। तो ये नोटेशन तुम्हें, ये वेक्टर फॉर्म समझने से पहले ये नोटेशन अच्छी तरीके से आना चाहिए कि वेक्टर F12 क्या है, फोर्स ऑन वन, जो पहले लिखा हुआ है उस चार्ज पर, कि पहले लिखा हुआ है 1 तो 1 पर फोर्स, बाद में क्या लिखा हुआ है 2 तो 2 की वजह से फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। F21 फोर्स ऑन 2 किस पर, 2 पर, यानी कि इस पर फोर्स, बाद में क्या लिखा हुआ है 1, यानी 1 की वजह से। अब ये क्या है, यूनिट वेक्टर है किसकी डायरेक्शन में, 1 से 2 की डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ से इसकी डायरेक्शन में, इस चार्ज से इस चार्ज की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर हो जाएगा जिसे हमने लिखा है R12। और इस चार्ज से इस चार्ज की डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो होगा उसे हमने लिख दिया R21। ये हो गया, समझ में आई इतनी चीज़। चलिए अब ये जो हमने लिखा था F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², ये तो एक्चुअल में अभी तक मैग्नीट्यूड था। अब अगर हमें इसे वेक्टर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इस मैग्नीट्यूड की किसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई और बन जाएगा ये। तो अब ये जो फोर्स यहाँ पर है, मान लेते हैं, पहले हम ले लेते हैं इस पर लगने वाला फोर्स, यानी कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ये मैग्नीट्यूड है। अब इसकी करो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई। देखो अब ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है ऐसे, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है ये वाला चार्ज, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उससे अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो इस डायरेक्शन में हमें फोर्स मिल जाएगा। तो इस डायरेक्शन में देखो यूनिट वेक्टर क्या है, ये है, ये बन गया। दूसरी चीज़, अब F12, अब इस पे लगने वाला फोर्स तो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², इसे ऐसे ही लिखा रहने दो, मैग्नीट्यूड है। अब फोर्स इस पर लग रहा है इसकी वजह से इस तरफ को, ठीक, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उससे मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा, ये वाला फोर्स भी बन जाएगा वेक्टर। तो कितना आ रहा है ये तुम्हारा R21। बट यहाँ से एक चीज़ देखो, बट एक चीज़ देखो कि ये जो दोनों यूनिट वेक्टर हैं, ये दोनों यूनिट वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, यानी कि
आर कैप 1 2 इज इक्वल टू माइनस का आर कैप 2 1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसकी जगह पे एफ वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा इसकी जगह पे हम लिखेंगे ये माइनस का आर कैप 2 1। ठीक, ये लिख लिया। चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं। ये हो जाएगा वेक्टर F21 माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर कैप 2 1। ठीक, ये क्या होगा तुम्हारा, यहाँ से देखो ये जो चीज़ है, इतनी जो चीज़ है ये यहाँ से देखो तुम क्या आ रही है, वेक्टर F12 के बराबर आ रही है। तो ये हो जाएगा माइनस का वेक्टर F12। तो वेक्टर F21 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का वेक्टर F12। इसे नोट करो ज़रा। सेकंड केस है बी। जब Q1 Q2 0 से कम हो, मतलब एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। मान लेते हैं ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो दोनों अट्रैक्ट होंगे। तो इस पर फोर्स भाई सेम की चीज़ रहेगी कि इस पर जो फोर्स लगेगा इसकी वजह से वो F12 होगा, इस पर जो फोर्स लगेगा इसकी वजह से वो F21 हो जाएगा। इस चार्ज से इस चार्ज की तरफ जो यूनिट वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा आर कैप 21। अब हम फोर्स लिख लेते हैं वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया। और इसकी वजह से इस पर फोर्स लग रहा है ना, इसकी वजह से, तो ये किस तरफ आ रहा है, ये इस तरफ आ रहा है। किस तरफ आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है। तो इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है, आर कैप 21 लो बन गया। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और इस पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, आर कैप 1 2। फिर यह दोनों चीज़ें एक दूसरे का अपोजिट है। आर कैप 21 इज इक्वल टू माइनस का आर कैप 1 2। तो ये हो जाएगा वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये हो जाएगा माइनस का आर कैप 1 2, और ये होगा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये होगा आर कैप 1 2। ये किसके बराबर है, यहाँ से देखो ये आ रहा है इसके बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर F21 इज इक्वल टू माइनस का वेक्टर F21, वेक्टर F21 इज इक्वल टू माइनस का वेक्टर F12। ठीक, समझ में आई इतनी चीज़। इन जनरल फॉर्म में ये F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये बनाए थे हमने अभी तक पर्टिकुलर केसेस कि ऐसे चार्जेस हैं तब क्या लगेगा, अलग चार्ज, दोनों चार्जेस सेम हैं तो क्या होगा, दोनों चार्जेस अलग हैं तो क्या होगा। अब जनरल फॉर्म में जब मालूम ही नहीं हो चार्ज कैसे हैं, बस जनरली ऐसे ही लिखना हो, तो हम लिखेंगे F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और हमने क्या कर दिया, जो यूनिट वेक्टर है यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई। अब ये आर कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, कोई भी वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड।
तो हम यहाँ पे ये लिख लेंगे एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर अपॉन आर। तो ये हो जाएगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। जनरल फॉर्म में हमने देखो क्या किया, ये जो मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड लिखने के बाद यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दी, और यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, वो हमने लिखा, उसके बाद ये जनरली कर दिया। तो ये तुम्हारी जनरल फॉर्म बन जाएगी कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, लिख लो जरा इसे। तो अब जब बोर्ड में लिखने के लिए आए तुम्हारा ये सिर्फ एक ही नंबर में सवाल आया कि राइट द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो तुम क्या लिखोगे, सिर्फ ये जो फाइनल एक्सप्रेशन है ये सिर्फ इतना ही लिखोगे। क्या कि तुमसे कहा जाए राइट द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तब सिर्फ इतना लिखोगे जो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, बॉक्स में कर दिया। ज़्यादा नंबर में है, ये आता नहीं कभी ज़्यादा नंबर में, ज़्यादा से ज़्यादा एक नंबर में ही आता है। अगर ये तुम्हारा आ गया कभी बाई चांस बिल्ली के भाग से छिंका टूट जाए और 5 नंबर में आ जाए, तो फिर तुम्हें वैसे ही लिखना है जैसे मैंने पूरा कराया है। अदरवाइज़ तुम्हें सिर्फ इतना लिख के छोड़ के चले आना है, बस यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ये लिख लेना। ये हो गया, ठीक है। अब जो मैं टॉपिक कराने जा रहा हूँ ये इक्वली इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए भी, चाहे CBSE बोर्ड हो, ISC बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, या हो JEE मेंस का एग्ज़ाम, नीट का एग्ज़ाम या एडवांस। कूलम्स लॉ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अब यही टॉपिक है जो मैं कराने जा रहा हूँ। बहुत 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 इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, और ये टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और इसको कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ आता है, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। कुछ बुक्स में ऐसे ही भी लिखा हुआ मिल जाता है तुम्हें, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दोनों टॉपिक हैं, जैसा एग्ज़ाम में आ जाए वैसे लिख लेना। अगेन CBSE बोर्ड हो, ISC बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से आता क्या है एग्ज़ाम में, CBSE बोर्ड में या ISC बोर्ड में या UP बोर्ड में, वो कहते हैं राइट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या राइट द प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। इस तरीके से आता है। तो तुम्हें यहाँ स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा, और स्टेटमेंट मतलब लिख के दिखाना पड़ेगा, और मैथमेटिकल जो इसका स्टेटमेंट होता है वो भी देना पड़ेगा। ठीक, और जो न्यूमेरिकल्स होते हैं बोर्ड में, जो अच्छे न्यूमेरिकल्स होते हैं बोर्ड के लेवल से थोड़े से टफ लेवल पर चले जाते हैं, जिसे कहते हैं बोर्ड का 95% वाला बच्चा सॉल्व करता है जिन न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, तो वो इस टॉपिक से ही बनते हैं। या मेंस में जो सवाल बनते हैं, मेंस में जो मीडियम लेवल के सवाल जो बनते हैं इस टॉपिक पे से, तो वो यहाँ से ही आते हैं। मेंस में न्यूमेरिकल्स और बोर्ड, चाहे CBSE हो, ISC हो, UP हो, बोर्ड में इसका स्टेटमेंट और न्यूमेरिकल्स दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये टॉपिक तुम्हारे बोर्ड के लिए भी, मेंस के लिए भी, एडवांस के लिए भी, नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या है, चलो पढ़ते हैं इसे। अभी तुमने पढ़ा था जब मैं तुम्हें बता रहा था इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कूलम्स लॉ, तब मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि ये दो चार्जेस हैं, इनके बीच में, इनके पास में चार्जेस ये रखे हुए हैं, Q2, Q3, Q4, इस तरीके से बहुत सारे चार्जेस हैं। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो इन चार्जेस की वजह से अफेक्ट नहीं होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो इसका यही हो गया कि द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट
independent of the presence of other charges। तो किसी भी दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स आसपास में मौजूद जो चार्जेस होते हैं उनकी वजह से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, इंडिपेंडेंट रहता है। दूसरी चीज़ मान लेते हैं ये है Q चार्ज और यहाँ पर एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है यहाँ पे Q3, R1, R2 और ये डिस्टेंस है इनके बीच में R3। तो अब इस चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स होगा, टोटल फोर्स इस चार्ज पे अगर हम निकालें टोटल फोर्स, तो क्या होगा, इस पर इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है, इस पर इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है, इस पर इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है, तो इन तमाम फोर्सेस का वेक्टर सम ही क्या हो जाएगा, इस पे लगने वाला फोर्स हो जाएगा। जैसे मान लो क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कोई बैगर खड़ा हो स्ट्रीट पर, रोड पर, सड़क पर, कोई बैगर मतलब भिखारी खड़ा हो ऐसे करके हाथ में प्याला लेके, ठीक है। तो अब उसके हाथ में प्याला है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं आसपास में उसके और डोनेशन दे रहे हैं, उसे पैसे डाल रहे हैं उसके प्याले में, उसके बाउल में, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब वहाँ पे जितने लोग होते हैं वो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि उनका बराबर वाला क्या डाल रहा है, उन्हें जितना देना उतना देना। अगर मान लेते हैं इसको यहाँ पे खड़े जो एक इंसान खड़ा उसे 100 रुपये देना तो 100 रुपये डालेगा, बराबर वाला भले से 1000 रुपये डाल दे या 10 रुपये डाल दे, वो उतने ही डालेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा, इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा किसी भी चार्ज की वजह से, वो बाकी चार्जेस की मौजूदगी की वजह से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स बाकी चार्जेस की मौजूदगी की वजह से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया था कि भिखारी भीख के पैर लेके खड़ा हुआ है, तुम कितने रुपए डाल रहे हो, तुम्हें जो डालना है वो डालोगे, तुम्हें इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि बराबर वाला क्या डाल रहा है, कोई इफेक्ट नहीं है। बराबर वाला भले से 10 रुपये डाल दे लेकिन तुम 100 रुपये डालोगे इसकी प्याली में, बराबर वाला भले से 50 रुपये डाल रहा है लेकिन अगर तुम्हें 100 रुपये डालना है तुम 100 रुपये डालोगे, बराबर वाला अगर 1000 रुपये डाल रहा है तो 1000 रुपये डालोगे तुम, भले से तुम 100 रुपये ही डालोगे, भले से वो 1000 रुपये डाल दे, ठीक। लेकिन इसकी प्याली में जो पैसे इकट्ठे होंगे वो क्या होगा, जो इससे मिला, जो इससे मिला, जो इससे मिला, जो इससे मिला, उन सब का सम जो भी होगा वो इसकी प्याली में इकट्ठा हो जाएगा। वो यहाँ पर भी है कि लेकिन इस पर जो फोर्स लगेगा, टोटल फोर्स क्या होगा, इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है, उन सब फोर्सेस का वेक्टर सम ही इस पर लगने वाला नेट फोर्स हो जाएगा, ठीक है। एंड द नेट फोर्स इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्स, वेक्टर सम ऑफ all the forces acting on that charge। उस चार्ज पे लगने वाला जितने भी फोर्सेस होंगे उन सब फोर्सेस का वेक्टर सम ही उस चार्ज पर टोटल फोर्स हो जाएगा, ठीक। जैसे ये चार्ज है Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Qn, इस तरीके से R1 डिस्टेंस, R2 डिस्टेंस, ये हो जाएगी Rn, ये R3 और ये R4। तो जो नेट फोर्स होगा वेक्टर F नेट इज इक्वल टू हो जाएगा, इसकी वजह से इस पर फोर्स लग रहा है वेक्टर F1, इसकी वजह से इस पर फोर्स लग रहा है वेक्टर F2, इसकी वजह से इस पर फोर्स लग रहा है वेक्टर F3, इसकी वजह से इस पर फोर्स लग रहा है वेक्टर F4 प्लस डैश प्लस डैश 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 प्लस वेक्टर Fn। ये हो जाएगा नेट फोर्स, ठीक। क्लियर इतनी चीज़ समझ में आई। तो यही होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये लिख लो, इसे नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लिया। अब इस पर बेस्ड हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। अब करते हैं अपना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। देखो जल्दी से ज़रा देख लेते हैं क्या है। ये कोई दो चार्जेस हैं, ये 1 मान लेते हैं, ये 2, ये दोनों आइडेंटिकल हैं। अब इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये इनके डायमीटर से ज़्यादा है,
ठीक। और ये दोनों एक दूसरे को 88 मिली न्यूटन फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, यानी ये इधर जाता होगा और ये इधर जाता होगा। अब तुमने क्या किया, एक थर्ड आइडेंटिकल लेकिन अनचार्ज्ड स्फीयर, कैसा है, थर्ड जो स्फीयर है, एक थर्ड स्फीयर जो है वो आइडेंटिकल बट अनचार्ज्ड, कैसा है, चार्ज नहीं है उस पर। अनचार्ज्ड स्फीयर को पहले इससे टच किया और इस तरीके से है ये कि इसके पीछे एक इंसुलेटिंग हैंडल है। कैसा हैंडल है, इंसुलेटिंग हैंडल, या ऐसे कह लो नॉन कंडक्टिंग हैंडल है। ठीक है, मतलब तुम्हारे पास ये हैंडल इस तरीके से है, कोई ये हैंडल है, मान लेते हैं ये क्या है, ये हैंडल है। तुमने क्या किया, ये इस हैंडल से पकड़, पहले इस वाले चार्ज से टच किया इसे, और इस पर इनिशियली कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, और उसके बाद इससे टच किया 1 और 2 ऐसे ही रहने दिया। तो अब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगेगा वो कितना होगा, हमें ये निकालना है। तो देखो यहाँ पर जब इसने इससे अनचार्ज स्फीयर ने जब इसे टच किया होगा तो दोनों पे चार्ज क्या हो गया होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा यूनिफॉर्मली। मान लेते हैं इस पर चार्ज क्यू है और इस पर भी चार्ज क्यू है, तो अब क्यू और ज़ीरो, तो ये कितना हो जाएगा, क्यू प्लस 0/2 यानी कि Q/2। तो इस पर भी Q/2 चार्ज हो गया और इस पर भी Q/2 चार्ज हो गया, कितना, Q/2 चार्ज। अब इस सेकंड स्फीयर को इससे टच किया गया होगा, ठीक है, इस पर चार्ज कितना है, Q/2 है, इस पर चार्ज है Q, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा Q/2 अपॉन Q प्लस Q/2/2, तो कितना हो जाएगा ये 3Q/4। तो अब यहाँ पर चार्ज कितना आ जाएगा, इसके बाद 3Q/4 और इस पर चार्ज आ जाएगा 3Q/4, यहाँ आ जाएगा चार्ज 3Q/4 और यहाँ भी कितना हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 3Q/4। और इसके बाद इन दोनों स्फीयर को इसके बाद यहाँ रख दिया इस तरीके से Q और Q, ठीक है। तो अब इनके बीच में हमें निकालना होगा फोर्स कितना होगा। तो देखो यहाँ पर चार्ज कितना आ गया होगा, इस पर चार्ज आया है Q/2 और इस पर हो गया 3Q/4, डिस्टेंस वही रहेगी सेम जो पहले थी, ठीक। तो अब फोर्स हो जाएगा F' = K Q/2 इंटू 3Q/4 अपॉन R²। कितना हो जाएगा ये, K इंटू ये हो जाएगा 3Q² अपॉन 8 R²। तो कितना हो जाएगा 3/8 KQ² अपॉन R²। अब KQ² अपॉन R² ये क्या है, इनिशियल फोर्स जो पहले था, और था कितना 88, 8 11 जार 11 3 जार कितना हो गया, तो F' कितना हो गया 33 न्यूटन हो गया, ठीक। समझ में आया इतना, कर लो ऐसे नोट, हो गया। अगला सवाल करें, चलो अगला सवाल करते हैं। देखो ये सारे सवाल तुम्हारे बोर्ड के लिए, मेंस हो या नीट हो या बोर्ड या एडवांस, सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए बराबर इम्पोर्टेंट है ये। तो इन्हें अच्छी तरीके से करने की कोशिश करो। देखो सवाल क्या है, ये कोई मास m है और ये स्प्रिंग, ये कोई मास m है और ये अनदर मास m है, ये कोई दो मास हैं m स्प्रिंग से बंधे हुए हैं, ठीक। समझ में आई इतनी बात, ऐसे ही रखे हुए हैं बढ़िया अच्छी तरीके से, ठीक है, कोई बात नहीं, रखे रहने दो। हमने क्या किया, इनके साथ छेड़छाड़ की, बिना खुराफात की हम रह नहीं सकते, तो हमने खुराफात की। वो खुराफात हमने क्या की कि एक चार्ज, मान लेते हैं चार्ज Q,
यूनिफॉर्म चार्ज क्यू हमने इन्हें दे दिया। अब जब चार्ज कैसा यूनिफॉर्म है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, Q/2 इस पर जाएगा, मास m यहाँ लिखता हूँ, Q/2 इस पर जाएगा और Q/2 इस पर जाएगा, ठीक। और मैंने क्या किया, चार्ज कैसा यूनिफॉर्म है, इक्वली है, तो इसका मतलब क्या, अगर इसे प्लस का Q होगा तो ये प्लस Q का Q/2, प्लस का Q/2, माइनस का Q होगा तो माइनस का Q/2, माइनस का Q/2। मतलब चार्जेस यहाँ पे जो आएंगे वो सेम नेचर के होंगे। अब जब चार्ज सेम नेचर के होंगे तो तुम्हें मालूम है क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। तो इनिशियली मान लेते हैं अगर इसकी लेंथ कितनी है, ये L0 है स्प्रिंग की लेंथ, ये L0 है। तो अब जब इस पे ये जो दोनों रिपेल करेंगे तो रिपेल करने के बाद ये हो सकता है यहाँ पे को आ गया हो, और ये यहाँ पे को आ गया हो, और ये लेंथ कितनी हो गई, ये लेंथ हो गई L0 से बढ़कर L लेंथ हो गई। चार्ज Q/2 और यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन की वजह से ये जो लेंथ हो गई L0 से बढ़कर L हो गई, ठीक है। समझ में आई तुम्हें इतनी चीज़। तो तुम्हें यहाँ पे ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है Q की वैल्यू निकालना है तुम्हें। क्या निकालना है, Q की वैल्यू। करो इस सवाल को, ट्राई करो जरा इस सवाल को। आसान सवाल है और अच्छा सवाल है। चलिए मैं कराता हूँ। देखो इनिशियली में इन पर कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। तो इनके बीच में डिस्टेंस कितनी थी, L0 थी। अब हमने क्या किया, जब इनके साथ खिलवाड़ करते हुए हमने इसे एक यूनिफॉर्म चार्ज Q दे दिया। तो वो Q चार्ज आधा इस पर बटेगा, आधा इस पर बटेगा, Q/2 दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, डिस्टेंस बढ़ जाएगी, L0 से बढ़कर L हो गई। कितनी बढ़ेगी डिस्टेंस, जब ये डिस्टेंस बढ़ेगी तो इसके अंदर आएगा एक क्या चीज़, स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग फोर्स आएगा। और ये स्प्रिंग फोर्स होगा किसके बराबर, जो इन दोनों फोर्सेस, इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। समझ में आ रही है इतनी चीज़ तुम्हें। यानी कि यहाँ पर F इलेक्ट्रिक जो होगा F ऑफ स्प्रिंग के बराबर होगा। F इलेक्ट्रिक है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/2 अपॉन डिस्टेंस कितनी है इनके बीच में, अब L। स्प्रिंग ऐसे करके फैलेगा तो इनके बीच में क्या हो जाएगी, ये जब फोर्स मैक्सिमम होगा तो ये क्या हो जाएगी, डिस्टेंस भी मैक्सिमम होगी जो कि होगी L²। अच्छा ये किसके बराबर होगा, K फोर्स का स्प्रिंग फोर्स का फार्मूला होता है F = KX। तो ये हो जाएगा K, X क्या हो जाएगी, चेंज इन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की लेंथ में जो चेंज होता है वो होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा L माइनस का L0, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 2 × 4, 4 × 4 = 16, और ये हो जाएगा Q² अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट L² = KL माइनस का L0। Q² हो जाएगा, Q² = 16 K पाई एप्सिलॉन नॉट L² L माइनस का L0। रूट ले लोगे दोनों साइड में तो Q कितना आ जाएगा, Q = 16 K पाई एप्सिलॉन नॉट L² L0 अब फॉलोड अंडर द रूट। तो Q कितना हो जाएगा, 4L बचा कितना यहाँ पे, K पाई एप्सिलॉन नॉट L माइनस का L0। इतना कूलम चार्ज हो जाएगा। समझ में आया सवाल ये, ठीक है। चलो नोट करो ऐसे, हो गया सवाल। अगला सवाल कर रहे हैं, चलिए फिर हमारा नया सवाल, अगला सवाल है। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 आइडेंटिकल हीलियम फिल्ड स्फेरिकल बॉल। देखो ये जो स्फेरिकल बॉल है इसमें
दो आइडेंटिकल बॉल हैं। कैसी बॉल है? आइडेंटिकल है, यानी एक ही शेप साइज इनका सब एक जैसा है। और इसमें फिल क्या कर रखा है? हीलियम को इन्होंने फिल कर रखा है। चार्ज हर किसी पे कितना है? क्यू चार्ज इस पर है, क्यू चार्ज इस पर, दोनों पे चार्ज सेम है। हीलियम की डेंसिटी है रो बेस एच ई, और जो एयर की डेंसिटी है रो बेस ए है। और ये एक स्ट्रिंग के ज़रिए इस तरीके से इन्होंने इस वेट से बांध रखे हैं, और बांधने के बाद ये कैसे ये इक्विलिब्रियम में फ्लोट कर रहे हैं। ठीक, तो तुम्हें निकालना है यहाँ पे क्या चीज़? चार्ज निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ईच बैलून, हर बैलून का वॉल्यूम निकालना है, और चार्ज निकालना है कि चार्ज कितना होगा। ये देखो, मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है x, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ये भी है x। ठीक, तुमने 11th में पढ़ा है कि जो टेंशन फोर्स होता है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि ये होगा टेंशन फोर्स। तो अब तुम क्या करोगे, यहाँ पर इसके लिए बनाओगे फ्री बॉडी डायग्राम, जो तुम 11th में बनाकर आए हो। कर आए हो 11th में ये चीज़? नहीं आए हो तो बता देना मुझे, मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। देखो यहाँ पर टी टेंशन इस तरीके से, वेट ये इस तरीके से, WmG ये ऐसे लिख लो, इसे W जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। टेंशन ये है T, यह है इसके बीच में एंगल थीटा। तो एक कंपोनेंट होगा इसका ये होगा T साइन थीटा। एक कंपोनेंट होगा इसका ये होगा T कॉस थीटा। क्लियर इतनी चीज़ समझ में आई तुम्हें? और सेम लाइकवाइज इसके लिए भी होगा ऐसे ही, एक इधर को होगा T साइन थीटा, एक इधर के लिए होगा T कॉस थीटा। तो T साइन थीटा इधर से आया, T साइन थीटा इधर से आया, इधर चला गया, T कॉस थीटा, ये दोनों एडअप हो गए। तो T कॉस थीटा किसके? तो यहाँ पे देखो ए पार्ट के सॉल्यूशन में ये ऐसे देखो अभी, T कॉस थीटा प्लस T कॉस थीटा ये किसके बराबर है? W के बराबर है, यानी कि 2T कॉस थीटा हो गया W के बराबर। क्लियर इतनी चीज़ समझ में आई तुम्हें यहाँ पे कि 2T कॉस थीटा? यहाँ से देख लो, ये टेंशन है, देखो ये टेंशन है, इसका एक कंपोनेंट तो होगा ये T कॉस थीटा, एक कंपोनेंट होगा ये T साइन थीटा। इसी तरीके से इस वाले का भी हो जाएगा, ये हो जाएगा T साइन थीटा, और ये हो जाएगा T कॉस थीटा। अब T कॉस थीटा प्लस T कॉस थीटा W के बराबर हो जाएगा। तो T कॉस थीटा प्लस T कॉस थीटा W के बराबर हो गया, 2T कॉस थीटा हो गया W। क्लियर इतनी चीज़ समझ में आ गई तुम्हें? यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालो इनके बीच में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 हो जाएगा Q, Q2 हो जाएगा Q, R स्क्वायर, यानी कि इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है? x प्लस एक्स कितना हो गया? 2x का स्क्वायर, यानी कि 4x स्क्वायर हो गया। F ऑफ E। क्लियर इतनी चीज़ समझ में आई तुम्हें कि हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया? जो टेंशन फोर्स है, टेंशन फोर्स से कंपोनेंट करके निकाल लिया। ये टेंशन फोर्स W को बैलेंस कर रहा है, और ये जो हो गया ये इनके दोनों के बीच में हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर नहीं चीज़? वो हमने यहाँ पे निकाल लिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर हो जाएगा फिर Fe इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 16 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। Fe इज इक्वल टू 1/16 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़? नोट करो जरा इसे। अब देखो ये जो है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T साइन थीटा ये हो जाएगा F के बराबर।
ठीक है, किसके बराबर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। अब यहाँ से तुम देखो टी की वैल्यू निकाल लो। टी की वैल्यू यहाँ से देखोगे तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से टी की वैल्यू यहाँ से आएगी W/2 cos थीटा। ये यहाँ पुट कर दो तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा W sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, तो W/2 tan थीटा इज इक्वल टू F/E। अब ये कितना है? F/E ये आ चुका है इतना, कितना? ये तो W/2 tan थीटा इज इक्वल टू Q² अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट x²। 2 से ये 2 क्या ये हो जाएगा डिवाइड, तो ये होगा W tan थीटा इज इक्वल टू Q² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट x²। तो Q² हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट x² W tan थीटा। यहाँ ले लो Q की रूट, तो दोनों साइड में रूट लोगे तो Q हो जाएगा Q इज इक्वल टू √8 पाई एप्सिलॉन नॉट x² W tan थीटा। ठीक है, नोट इट डाउन। ये हो जाएगा चार्ज। कर लो इसे नोट। कर लिया नोट? चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। इसका अगला सवाल क्या है? वॉल्यूम निकालना है हमें हर बैलून का। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो बैलून का वेट प्लस गैस का वेट, तो ये हो जाएगा यहाँ पर T cos थीटा प्लस V रो ऑफ हीलियम इंटू G इक्वल टू बैलून का वेट T cos थीटा ऐसे रहेगा प्लस V रो HEG और ये हो जाएगा V रो AG। अच्छा, ये V रो कैसा आया? ये आया यहाँ से, देखो ये क्या है? T cos थीटा प्लस W इज इक्वल टू W एयर। तो अब ये T cos थीटा ऐसे ही रहेगा और W ये क्या हो जाएगा? M इंटू जी, और ये हो जाएगा M इंटू जी। मास है हीलियम गैस का, मास है एयर का, तो T cos थीटा और ये हो गया V इंटू रो हीलियम इंटू जी इक्वल टू V इंटू रो ऑफ एयर इंटू जी। ठीक है, यहाँ से आया ये चीज़ें। अब तुम एक काम करो, यहाँ पे इसे ऐसे लिख लो T cos थीटा इज इक्वल टू V रो AG माइनस का V रो बेस HE इंटू जी। तो अब ये हो जाएगा V रो A माइनस का रो HE, ये हमने कॉमन लिया इंटू जी, और ये हो जाएगा T cos थीटा। तो यहाँ से वॉल्यूम हो जाएगा V इज इक्वल टू T cos थीटा अपॉन रो A माइनस का रो HE इंटू जी। और T cos थीटा देखो कहाँ से, अभी मैंने कराया था कि 2T cos थीटा हो रहा था W के बराबर और T cos थीटा हो रहा था W/2 के बराबर। तो T cos थीटा यहाँ से क्या लिख दोगे तुम? V इज इक्वल टू W/2 रो A माइनस का रो बेस HE इंटू जी। ठीक है, कर लो इसे नोट। हो गया नोट? चलिए करते हैं अगला सवाल। लो मान लिया टूटा ही नहीं तेरे हाथों से मेरा दिल, लो मान लिया।
तेरे हाथों से मेरा दिल। चलिए फिर देखो, रूफ वगैरह से यहाँ पर एक चार्ज टंगा है एल लेंथ की स्ट्रिंग से ये, और एक चार्ज टंगा है एल लेंथ की स्ट्रिंग से ये। इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये दो चार्जेस हैं, ये वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बना रहे हैं। ठीक, तुम्हें क्या निकालना है इसमें? चार्ज की वैल्यू। तो देखो यहाँ पर किसी भी एक चार्ज को ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, मान लेते हैं मास है दोनों का बराबर, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं, तो ये हो जाएगा mg मास। अच्छा, फोर्स कैसे लग रहा है? जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, वो कैसे लग रहा है? रिपल्सिव है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ये हो जाएगा Fe। ये टेंशन हो गई। अब टेंशन का एक कंपोनेंट ये आएगा T sin थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा टेंशन का ये T cos थीटा। ठीक है, सॉरी, एंगल तो ये है, तो T cos थीटा T sin थीटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई तुम्हें? इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब होता है कि वहाँ पर जो नेट फोर्स है वो हो जाएगा ज़ीरो, यानी समेशन ऑफ फोर्स हो जाएगा ज़ीरो। इसका मतलब क्या है? इसके जो एक्स में कंपोनेंट है वो भी ज़ीरो, एक्स में जितने कंपोनेंट होंगे वो उन सब का सम ज़ीरो, वाई में जो कंपोनेंट होंगे उन सब का सम ज़ीरो, यानी कि एफ एक्स भी ज़ीरो होगा और एफ वाई भी ज़ीरो होगा। तो एफ एक्स क्या होगा तुम्हारा? यहाँ पे हमारे पास एक्स में दो फोर्स हैं, एक ये है एक ये है, तो एफ ई माइनस का टी साइन थीटा, एफ ई माइनस का टी साइन थीटा इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो जाएगा एफ ई इज इक्वल टू टी साइन थीटा, या ऐसे लिख लो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ बेस ई, और ये हो जाएगा टी कॉस थीटा एफ वाई, टी कॉस थीटा माइनस का एम जी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। अब तुम क्या करो, मान लेते हैं इसे इक्वेशन फर्स्ट, इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड, डिवाइड कर दो तो कितना होगा? फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो तो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, यानी यहाँ पर आ जाएगा टेन थीटा, एफ ई अपॉन एम जी। तो एफ ई हो जाएगा एम जी टेन थीटा। एम जी क्या है? डब्ल्यू, तो लिख सकते हो एफ ई इक्वल टू डब्ल्यू टेन थीटा। सवाल सॉल्व नहीं हुआ है अभी। अब तुम यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालोगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालोगे, कैसे निकालोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकालोगे तुम, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो एफ ई हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस इनके बीच में क्या होगी? ये आर है, ये आर है। अब आर किसके बराबर होगा? देखो इस ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल है ये इस ट्राइंगल में देखो आर हो जाएगा किसके बराबर? एल साइन थीटा के बराबर। किसके बराबर? एल साइन थीटा के बराबर। तो आर प्लस आर कितना होगा? 2r, यानी कि 2l साइन थीटा के बराबर। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी इनके बीच में? इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी x, वो हो जाएगी 2l साइन थीटा। ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ पर ही हो जाएगा 2l साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा mg टेन थीटा। तो यहाँ से क्यू स्क्वायर हो जाएगा के एम जी टेन थीटा, और
2l साइन थीटा का स्क्वायर, रूट ले लो तो q हो जाएगा यहाँ पर 2l साइन थीटा और अंडर रूट KMG टेन थीटा। ये चार्ज हो जाएगा, ये जो चार्ज यहाँ पे लटक रहा है इक्विलिब्रियम में, ये चार्ज हो जाएगा। ठीक, नोट कर लो जरा इसे। तो आज के लेक्चर हम करते हैं यहाँ पर ही समाप्त। कल मिलते हैं आपसे एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।